बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ख़बरों से हम आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे भी विश करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आते हुए एक नाखुशगवार वाक़या छोटा हुआ बड़ा होने से बच गया, मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगी क्योंकि मेरी इंट्रो न्यूज़ उसी से थोड़ी सी रिलेटेड है। बाइक पे एक पीछे जो शख्स बैठा है उसने इतना बड़ा ड्रम पकड़ा है, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है और स्मूथली हम लोग ड्राइव कर रहे हैं जी। इधर से वो बाइक से ड्रम गिरता है, अगली गाड़ी के आगे आता है, वो ब्रेक लगाते हैं, मैं ब्रेक लगाती हूँ। पीछे से जो बाइक वाला है उसने मेरी गाड़ी को हिट किया, गाड़ी की लाइट भी डैमेज हो गई। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि इतना बड़ा ड्रम मोटरसाइकिल से बाहर पकड़ा हुआ है और अगर आपको कोई रोक के जुर्माना करता है, फ़ाइन करता है, तो उस पर फिर आपका रोना धोना और इस तरह से 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाना जिसका बाइस आप बनेंगे। अब गाड़ी डैमेज हो जाना तो ठीक है, मोटरसाइकिल सवार दोनों इतनी बुरी तरह गिरे हैं और सुबह सुबह ना जाने वो अपने ऑफिस जा रहे थे, दोनों किसी काम जा रहे थे, दुकान पे अपनी जा रहे थे, उनकी ज़िंदगी तो दाव पर लग गई। इस चीज़ का आप किसने नोटिस लेना है? हम अपनी गलतियों अपनी कोताहियों को नहीं मानते, किसी की ज़िंदगी उसकी वजह से चले जाए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ज़रूर मेरे ख्याल से सिटी ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे बाकी चीज़ों पे बहुत गौर कर रही है, इस चीज़ को भी देखिए कि इतनी बड़ी ड्रम क्या तुक बनता है, आप पकड़ के जो है वो रोड पे सफ़र करें, किसी के लिए भी वो नुकसान का बाइस बन सकता है। बाकी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक सहूलत दी गई थी वो ये था कि जी आपका लर्नर बना है, साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो 11 लाख से ज़ायद शहरियों ने एक माह के दौरान जो है इससे फ़ायदा उठाया है और इससे जी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही होना है। रोड पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, उस तरह ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी उतना ही ज़रूरी है। सो ये सहूलत दी गई थी। अब 30 नवंबर से शहरी जो हैं वो जो तरीक़ेकार पहले चल रहा था उसके मुताबिक अपना लाइसेंस बनवा सकेंगे। फौरी लाइसेंस जो है वो अब नहीं बन सकेगा, जैसे लर्नर के फ़ौरन बाद बन रहा था। मुद्दत के बाद जो है 42 दिन की मुद्दत के बाद जो है वो अब तरीका जो पहले चल रहा था। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जी कैसर खोखर साहब, बहुत दौरे हैं आप। कैसर खोखर साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस पर ये ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत दी गई थी, अब वो खत्म कर दी गई है। जो आपका कहा गया था जी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, आपको पता होगा कि लर्नर बना है तो आप फौरन अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए मैं कहूँगा अगर किसी का लर्नर बना है तो उसके बाद टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट के बाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए। बगैर टेस्ट को किसी को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। और इस हवाले से अगर बगैर टेस्ट के आप देंगे तो लोग अनाड़ी लोग जो है या जो कम उम्र ड्राइवर जो है या जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो सड़कों पर गाड़ियाँ ले आएंगे, चलाएंगे गाड़ियाँ और इस हवाले से फिर रोड एक्सीडेंट हो गए। हुकूमत सिटी पुलिस को जो ट्रैफिक पुलिस है उसको चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस पर कंप्रोमाइज़ ना करे हर किसी का। वैसे अगर कोई लाइन के ऊपर तोड़ता है तो उसकी भी खिलाफवर्जी पर नोटिस होना चाहिए, चलान होना चाहिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना उस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं मोटरसाइकिल सवार जो है उनकी ब्रेकें जो है वो फेल होती है और वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं तेज़ और आगे आकर गाड़ियों के अंदर अंधे टक्कर मार देते हैं, जैसे कि आपके साथ आज वाक़या हुआ है। इस तरह मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा वाक़या हो चुका है और पीछे से आकर जो मारने वाला ड्राइवर होता है कसूर उसका होता है, आगे वाले का कसूर नहीं होता। लिहाजा इस वाले से हुकूमत को सिटी ट्रैफिक को चाहिए कि वो ब्रेकें भी चेक करे मोटरसाइकिलों की कि बगैर मोटरसाइकिल जो ब्रेकों के आ जाते हैं इनकी ब्रेकें भी चेक करनी चाहिए और इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ना गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के लेने चाहिए और जो धुएं वाली गाड़ियाँ छोड़ने वाली उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इतना कुछ बता दिया है दुर्रे नायाब, अगर सिटी ट्रैफिक पुलिस इस काम पर लग गई तो फिर सारा शहर ब्लॉक नहीं रहेगा? देखिए ऑलरेडी ब्लॉक है। आप देखें, मुझे अच्छी तरह याद है निगरान सेटअप में कोई प्रोटोकॉल नहीं लेता था और बहुत ही शाज़ो नाज़िर होता था। कहीं पे ज़ीरो ट्रैफिक रूट होता था, कहीं पे ट्रैफिक को रोका जाता था। यहाँ तो छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं, छोटे छोटे सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं, उनके लिए भी रूट लगते हैं। मेरा ख्याल है कि कैसर खोखर साहब एडिटर ब्यूरोक्रेसी हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आईजी के लिए भी रूट लग जाता है, चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए भी रूट लग जाता है, सीसीपीओ साहब के लिए भी रूट लग जाता है, डीएजी ऑपरेशन भी रूट ले लेते हैं, डीसी साहब कमिश्नर साहब वो रह गए हैं, वो भी किसी दिन रूट लेना शुरू कर देंगे। तो जब आप रूट ले रहे होते हैं आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि चलती ट्रैफिक के दौरान जब एक जगह पे डाइवर्शन लगाते हैं, रूट रोकते हैं, तो आसपास की सड़कों पे कितना दबाव आ जाता है। वो मतलब 5 मिनट 3 मिनट रोकने का मतलब है 2 घंटे गए, 2 घंटे गए। एग्जैक्टली, आपने बहुत बिल्कुल टिपिकल बात की है कि 5 मिनट का मतलब है अगले 2 घंटे निज़ाम दरम भरम।
अब ये अगर प्रैक्टिस रहेगी तो कहाँ पे आप चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, ट्रैफिक की जो वायलेशंस हैं और ट्रैफिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन होने चाहिए। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन सवाल ये है ना कि जो खोखर साहब ने अब चीजें बताई कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अगर ट्रैफिक पुलिस ये करने लग जाए तब भी आप ट्रैफिक का निजाम नहीं संभाल पाएंगे, वार्डन इधर लग जाएंगे और फिर चालान पे चालान होंगे। नहीं देखिए, चालान तो होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई वायलेशन करता है उसका हैवी फाइन होना चाहिए। लोगों का रोना धोना ये होता है कि जी लोगों का रोना धोना तभी खत्म होगा जब ये वायलेशन नहीं करेंगे। मैं आपको वाजिया तौर पे पाकिस्तान के अंदर ही मिसाल देता हूँ। आप इस्लामाबाद चली जाइए और आप लाहौर में चलिए, जी बिल्कुल, आप ट्रैफिक का इतना बड़ा डिफरेंस देखेंगी, लोगों पे सब्र तहम्मुल का इतना बड़ा आप डिफरेंस देखेंगी, आप परेशान हो जाएंगी। इस्लामाबाद के लोग तहम्मुल से जा रहे हैं, तहम्मुल से इशारों पे रुक रहे हैं, तहम्मुल से इशारे क्रॉस कर रहे हैं, एक स्मूथ सिस्टम है। हमारे लोगों में आप सिर्फ एक ये सर्वे करा लेना, आप सर्वे करा लें कि आपको जल्दी किस चीज़ की है, तो 90% लोग फेल हो जाएंगे ये दलील देने में कि मुझे बहुत जल्दी थी। बिल्कुल सही कह तो प्रॉब्लम ये है कि जी हम लोगों को एक अननेसेसरी जल्दी है, हम लोगों को एक अननेसेसरी पेशेंस जो है वो कम हो चुका है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमसे आगे कोई गाड़ी निकल गई है, मोटरसाइकिल निकल गई है, हमें इशारा खुलने से पहले, जब अभी हम ऑरेंज लाइन पे नहीं होते तो लोग जो है वो आधे तकरीबन चौक पे पहुंच चुके होते हैं लाइन क्रॉस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को लाइन, लेन और इनकी और सबसे खतरनाक वन वे के खिलाफ है। और सबसे खतरनाक वन वे, क्योंकि वन वे जो बंदा आता है या जो बंदा अचानक यू टर्न ले लेता है, आपके अचानक आपके एल शेप के यू टर्न ले के वो पीछे गाड़ियां ना सिर्फ टकराती हैं बल्कि वो खुद भी उड़ जाता है। तो ये चीज़ें ना आपको समझने की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ आ जाए, सहूलत दी गई थी कि आपका लर्नर बना फौरी बना लें ताकि आप चालान से बच सकें। सो अब ये खत्म कर दी गई। वो तो सहूलत इसलिए दी थी ना कि वो यहाँ पे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए। नहीं, कुछ लोग 38-40 साल की उम्र के भी थे, उन्होंने आज तक लाइसेंस नहीं बनवाया था। कुछ लोग जिन्होंने 18 साल में जब जरूरी होता है उन्होंने 40 साल तक बॉदर ही नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ लर्नर बना के फिर रहे थे और लर्नर बनाने के बाद 2-3 दफा वो टाइम बाट हो चुका था 45 डेज का, फिर नई फाइलें बनाते थे, फिर वो लर्नर के हाथ में रख के चल पड़ते थे। तो प्रॉपर लाइसेंस तो नहीं था, खुदा ना खास्ता उनके हाथों से कोई बंदे की जान चली जाती क्या, तो उस लर्नर रखने की क्या हैसियत थी। तो लोगों को ये इम्पोज किया गया था कि आप फौरी आएँ, और जो लोग वेटेज में हैं, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जो लोग लर्नर रख के बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं, उनका लर्नर दोबारा एक्सटेंड नहीं होगा। यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग, ईज करते करते लोगों को नए सेंटर्स बना दिए गए, जगह जगह ट्रैफिक पुलिस की आपने बैंस खड़ी कर दी, में कहा कि आप जाके कर दिए जी। और मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने पिछले कुछ दिनों में ये बाकायदा टेस्ट होते भी देखे हैं, लोग टेस्ट दे रहे हैं। मुझे इत्तेफाक से खुद एक खिदमत मरकज सेंटर वाबडीटोन जाना पड़ा था, मैंने वहाँ देखा सारे टेस्ट हो रहे थे। फिर एक जगह मुझे बहरिया जाना पड़ा था, बहरिया वाले सेंटर में भी टेस्ट हो रहे थे। तो ये जो वक्ती तौर पे दी गई थी जो सहूलत है ना, ये पहले ख़त्म की जा चुकी थी। तो अब इसको बाकायदा वो अनाउंस कर रहे हैं कि अब किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जितनी आपने इंजॉय करना था कर लिया, खत्म हो गई। अच्छा, अब मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। मुझे सिर्फ ये ड्राइविंग लाइसेंस की हैसियत क्या है, ये आपको बचा किस तरह से सकता है, थोड़ा सा लोगों को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो महान लोग जिन्होंने अभी भी नहीं बनाया। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस की ये सीयत है कि ड्राइविंग लाइसेंस का ये मतलब है कि आप ड्राइविंग करने में माहिर हैं और आप ड्राइविंग के जो कवानीन हैं, जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, आप उनसे आगाह हैं और आपको पता है कि लेन लाइन की कैसे करनी है, दूसरे जो बंदा आपके आगे या पीछे जा रहा है आपने उसका ख्याल कैसे रखना है और ड्राइविंग कैसे करनी है, गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी में कोई नुक्स तो नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी की नुक्स होने की वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो सकता, या कोई ट्रैफिक का इशारा तो नहीं टूट सकता, या आपको प्रॉपर गाड़ी चलाना आता है ताकि फिर आप रोड पर आते हैं। इसका ये मतलब है। देखिए, अगर आपको ट्रैफिक लाइसेंस आपके पास है तो आपको कानून में बहुत सारी रियायत मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, आपको अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपसे रूल्स वायलेशन हो जाती हैं तो आप पे क्रिमिनल ऑफेंसेस लगते हैं। बचत कैसे हो सकती है? आप पे क्रिमिनल, मतलब कि खुदा न खास्ता आपसे किसी बंदे की जान चली जाती है तो आप पे क्रिमिनल एक्ट लगता है, आप पे जो दफात है वो वही लगती है। लाइसेंस आपको ये शेडो देता है, आपको ये रियायत देता है कि आपसे गलती हो सकती है, आपसे कोई ऐसी या आने वाला जो आपसे टकराया जिसकी जान चली गई है उसकी भी गलती हो सकती है।
अगर वो वन वे आ रहा है, इसमें तो आपकी गलती नहीं है, वो आके ट्रक से या किसी बस से टकरा जाता है तो आपने उसको जानबूझ के थोड़ी मारा है, उसको कत्ल थोड़ी किया, इरादतन कत्ल तो नहीं था आपके पास, तो वो दफात लगने से आपकी बचत हो जाती है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये है जी ड्राइविंग लाइसेंस की हैसियत, और ड्राइविंग लाइसेंस आपको इस तरह से सेव करता है। बाकी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी इंश्योर करें कि हम तहफ़्फ़ुज़ से अपने घर पहुंच सकें। सेकेंडली, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, ज़रूर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ आ रहे हैं। बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ियां बम बन गई हैं। बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा ठंडा पड़ गया है। जनरल पिम्स और चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज दर बदर हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर इस्तदारत इजलास, सरकारी ज़रिए एराज़ी पर गंदम की काश्त लाज़मी करार। इन खबरों की तफसीलात हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की लीड स्टोरी है, बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, इसका फैसला कर लिया गया है। नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ियां कितनी नुकसानदेह हैं, इस पर अब एक्शन लिया जाएगा। कैसर खोकर साहब? जी बिल्कुल, नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ियां जो है ये वैसे ही गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हमारा जो अदारा मुतलका है वो उसको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको चाहिए कि इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है चेक करे। और नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ियां जो है, और वो इसका वो नुकसान ये होता है कि अचानक ये सिलेंडर सड़कों पर फट जाते हैं और राहगीर जो है बेचारे वो भी जख्मी या जाबाक हो जाते हैं। गाड़ी में बैठे हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। और जो बसों के अंदर जो सिलेंडर है वो भी चेक किया जाए। इसके लिए पब्लिक महकमा ट्रांसपोर्ट जो है ये उसकी अगर किसी जगह मैं समझता हूँ कि नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ी चल रही है तो आप ये समझ लें कि महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला उसमें मुलव्वस है, उन्होंने पैसे लेकर आंखें बंद की हुई हैं, आप ये समझ लें। वरना अगर महकमा ट्रांसपोर्ट की मर्जी के बगैर, उनको नोटिस में लाए बगैर कोई सिलेंडर नाकिस सिलेंडर वाली गाड़ी, आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। शायद हो सकता है उनकी बीच पे कोई इन्वॉल्वमेंट हो, या लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें आपने अनाउंस की थी, मुझे याद है वज़ीर आला शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब होते थे, अब आजकल तो वज़ीर आज़म है, ये तब के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये तब के हैं कि स्कूल बनेंगे, उसके बाद फिटनेस टेस्ट सेंटर बनेंगे। ये हमारे बिल्कुल एक साथ भी ये फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाया है, लेकिन उस पर मैंने कभी कोई चेकिंग होते या उस तरह से प्रॉपर होते काम देखा नहीं है। फिर ये भी देखा गया था कि बड़ा क्रैकडाउन किया गया उस वक्त, तमाम सिलेंडर्स जितने भी आपकी लोकल उस वक्त वैनें चलती थी उनसे सिलेंडर उतरवाए गए। आपकी जितनी बसें हैं उनको एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजारा गया कि उनके CNG सिलेंडर्स जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। अब वो चीज़ें हो नहीं रही, इसलिए इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो नाकिस सिलेंडर वाली दुकानें हैं खुलेआम हैं, आप काम कर रही हैं, कभी वहां जाके किसी ने चेक एंड बैलेंस? आप दुकानों की बात कर रही हैं, अब तो 4 बंदे हैं वो 1-2 सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद उसको रीफिलिंग का जो गैर कानूनी तरह सिस्टम है जो अनसेफ है उसको लगाते हैं। और छोटे छोटे रिक्शों के जो सिलेंडर्स होते हैं, आपके घरेलू सिलेंडर होते हैं, वो भरते हुए नजर आ रहे होते हैं। सिलेंडर देखिए कितने इस्तेमाल होंगे, गैस अभी से लोगों के घर में। मोटरसाइकिल लोग बहुत शिफ्ट कर चुके हैं LPG पे, जो कि सेफ नहीं है और स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। उनके सिलेंडर जो है वो उस प्रेशर, अब ये भी क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस ने देखना है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे नंबर 1 और आपका जो महकमा है जिसमें आपने बहुत सारी ट्रांसपोर्ट का महकमा है, आपको याद होगा वो ग्रीन वर्दियों वाले बनाए गए, ऑलिव कलर की पैंट और लाइट ग्रीन सी शर्टें पहन के, ये उनका काम है, इन्वायरमेंट वालों का काम है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट बुनियादी तौर पे इसको रेगुलेट करता है और महकमा ट्रांसपोर्ट को रेगुलेशन में देखना चाहिए कि हमने जो कवानीन बनाए थे उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज तक तो उनको ये भी नहीं आइडिया होगा कि हमने तो CNG और बाकी जो LPG के सिलेंडर ऑब्सोलीट हो चुके थे, जो चीज़ें बंद की गई थी, जिन रूटों से हटा दिए गए थे, अब तो उन रूट्स पे भी चल रहे होते हैं। मतलब कि मैं अक्सर ये मॉडल रूट्स पे देखता हूँ कि जहाँ पे ये LPG CNG का ममनू है, जहाँ पे चिंची रिक्शे ममनू है, वहाँ भी आज जाते हैं। इस तरह के मामला पे ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी। 300 पिंक बसें चलेंगी, इस पे कमेंट चाहिए फिर कैसे? बिल्कुल, पहले आप बता चले पहले। जी बिल्कुल, ये माहौल दोस्त बसें जो है ये महकमा PND ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया है। पहले वज़ीर आला पंजाब, बसें आई थिंक सिर्फ खवातीन के लिए होंगी, है ना? वो सिर्फ खवातीन के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। खवातीन के लिए बसें चलनी चाहिए और खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। और इस हवाले से हमारी जो खवातीन जो सरकारी दफ्तरों में काम करती है उनको
में हॉल उनको मिलना चाहिए। दुर्रे नायाब, ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है और आपके तालीमी इदारों में, आपके दफातर में, आपके मुख्तलिफ जगहों पे ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपने देखा होगा कि मेट्रो बस में भी बहुत थोड़ा पोर्शन ख़वातीन को दिया होता है, नहीं, और बहुत सारी ख़वातीन खड़ी होकर जा रही होती है। इसी तरह आपके लोकल ट्रांसपोर्ट में भी जहाँ जहाँ स्पीडो बस अवेलेबल है उसमें भी बहुत थोड़ा पोर्शन दिया होता है। अब सवाल ये आता है कि अब ख़वातीन की जो इतने सालों से तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, हर फील्ड में ख़वातीन आगे आ रही हैं। हाँ, ये एक सवाल होगा कि इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद अगर वो बसेस इस्तेमाल नहीं करती, वर्किंग वुमेन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको यूज़ नहीं करती, तो फिर एक बात है, इतना बड़ा कराची में बड़ा जबरदस्त ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आप लाहौर के प्रोजेक्ट देख लें, आप पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की मैं मिसाल इससे रेलेवेंट देता हूँ कि लोग पसंद ही नहीं करते उस ब्रिज पर चढ़ के दूसरी तरफ चले जाएं। वो अपनी जान को खतरे में डाल के रोड से नीचे जा रहे हैं, ऊपर आपका पेडेस्ट्रियन ब्रिज होगा, उसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। उसका नुकसान एक ये भी हो रहा है कि अब वो ब्रिजेस जो है ना वो नशेइयों की आमाज का बनते जा रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जब किसी फैसिलिटीज को आप 100% इम्पोज नहीं करते, आप उसकी यूटिलिटी का पूरा मैकेनिज्म नहीं बनाते, आप लोगों को वहाँ पे उन औकात कार पे ये पाबंद करते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ ना आए, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी। पूरी दुनिया में ये रूल फॉलो करते हैं कि सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बसें आती हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, दूसरी नहीं आ सकती, लोकल ट्रांसपोर्ट, आपकी जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, और उसकी वजह से 100% पब्लिक यूटिलिटी जो है, फैसिलिटी जो यूज़ होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्राम मंसूबे पर एक कमेंट चाहिए आपका, कहाँ तक पहुँचा? मैं तो कल मैंने खबर दी है कि मुझे तो एलडीए के हाथों से निकलता नज़र आ रहा है। पहले वज़ीर आला ने कहा जी कि आप फिजिबिलिटी बनाएं, जब वो बना के इब्तदाई ले गए, उन्होंने 7 करोड़ मांगे, वो टर्न डाउन कर दी गई, अब ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट महकमा याद रखें, मास ट्रांजिट वही है जिनसे ब्लू और पर्पल लाइन आज तक फाइनल नहीं हो रही, ठीक है। अगर अब ये ट्राम फाइनल करेंगे, 2005 से ब्लू और पर्पल लाइन फाइनल नहीं हो रही, तो 2005 से लेके आज तक अगर ये ट्राम स्टार्ट कर देते हैं तो मेरा ख्याल 2033, 34, 35 तक कहीं हम इस पे काम करने की काबिल हो जाएंगे। ये बता दें कि फिजिबिलिटी में, स्टडी में अच्छे खासे पैसे नहीं लगते जा रहे? नहीं, मेरा ये इख्तलाफ है कि फिजिबिलिटी किस चीज़ की। अगर एक रूट जेल रोड से गुजर रहा है तो क्या जेल रोड उठा के आपने को लेफ्ट राइट कर दी है कि अब आपको दोबारा फिजिबिलिटी बनानी पड़ी है? रूट वही है, रोड वही मौजूद है, स्टॉप्स वही हैं। मैं पर्पल और ब्लू लाइन के हिसाब से कर रहा हूँ कि 2005 से जब से स्टार्ट हुई है भाई वही रूट है, दाता दरबार से जेल रोड, आपका डिफेंस से होती हुई आपकी एयरपोर्ट तक जानी है। कितनी तब्दीली आ गई है, ना आपकी एयरपोर्ट को उठा के लेफ्ट राइट किया गया है, ना दाता दरबार के सामने किसी एंटिटी को छेड़ा गया है, ना आपकी किसी सड़क को बंद करके को डाइवर्ट किया गया है। आप इस पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, आप 20, 25, 30 करोड़ पे उजाड़ देते हैं। आपने कई दफा उजाड़े हैं, आपने 2005 में भी उजाड़े, 7 में भी उजाड़े, 15, 13 में भी उजाड़े। जिन्होंने काम करना होता है ना, वो ऑरेंज लाइन मेट्रो बस की तरह आते हैं, फाइनल करके रूट बना के चले जाते हैं। वो जिन्होंने काम किया ये अभी भी वही लोग हैं। मुझे सिर्फ बता दें कि सीएम का तरजीही मंसूबा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ट्राम वाला, तो इसके साथ क्या हो रहा है? वज़ीर आला के 3 तरजीही मंसूबे, एक आपका NSIT नवाज शरीफ IT यूनिवर्सिटी IT सिटी, एक नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, और तीसरा ये लाहौर ट्राम। ये लाहौर ट्राम बहुत अच्छा मंसूबा है, नया मंसूबा है, जदीद मंसूबा है। पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसाल अभी नहीं मिलती, और जहाँ जहाँ बिजिएस्ट सिटी होते जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे इस मंसूबे की अशद ज़रूरत है। आपको मैं बताऊँ, अगर आपने ये इकदाम ना उठाए तो लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर, कराची हो गए, चौक, वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको रास्ते देने होते हैं, आपको फैसिलिटी करनी होती है, आपको गुंजान आबाद पॉकेट्स के अंदर लोगों को पैदल गुजरगाह, लोगों को शॉर्ट टर्म सर्विसेज, आपको आमदोरफ्त के वसाइल देने होते हैं। आप गाड़ियाँ दूर पार्क करें, आप ट्राम में बैठें, आप पूरा कमर्शियल जोन में जहाँ मर्जी जाएँ, आप बेशक हफीज़ सेंटर जाएँ, आप राजा सेंटर जाएँ, आप गुलबर्ग चले जाएँ, आप MM आलम रोड की एंटिटीज़ में चले जाएँ, इतने खाने पीने के मराकिज़ हैं वहाँ चले जाएँ, आप उनको फैसिलिटेट करें। जरा खोकर साहब से पूछते थे कैसा मंसूबा है ये? जी बिल्कुल, ये अच्छा मंसूबा है। इस तरह के जो जदीद शहर हैं उन मंसूबे चलते हैं, और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका जो कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा मंसूबा है। ख़ासतौर पर जो हमारी लोग जो जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे, जल्दी दफातर, स्कूलों और तलबा को बड़ा फ़ायदा होगा। और हुकूमत को चाहिए कि जल्दी मुकम्मल करे, ये ना हो कि साल लेट हो जाए और पता चले कि इसका कास्ट जो है बढ़ गई है, और फिर कास्ट बढ़ती जाती है तो फिर बाद में हुकूमत कहती है कि ये बहुत महंगा मंसूबा, ड्रॉप कर देती है। ठीक है, अब मुझे वाइंड अप करना है, रुकावटें क्या हो सकती हैं दुर्रे नायाब इसके दरमियान? देखिए, 27 अरब रुपया चाहिए। क्या हुकूमत 27 अरब रुपया निकालने की पोजीशन में है? क्या हुकूमत जो है वो 27 अरब रुपए एक यकमुश्त देकर
ये प्रोजेक्ट बनवाना चाहती है तो ये 2 से 4 माह में बन जाएगा। अगर के लिए मुश्किल तो नहीं है, नीयत की बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये अपना एक सेल्फ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, तो इस पे उनको मेहनत करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वो इसके लिए पैसे निकालें और लाहौरियों को एक नई फैसिलिटी दें। और ये फैसिलिटी जो है ना, वो जब दे गई, मैं मुस्कुरा इसलिए हूँ कि ट्रम्प पे सीएम की तस्वीर भी होगी। चले वो तो खैर है, अच्छी लगेगी, नो डाउट अच्छी लगेगी अगर सीएम साहिबा चले लगा ले। मैंने इस पे पहले भी कहा था कि वो जहाँ जहाँ तख्तियाँ लगाना चाहती हैं जरूर लगाएं, जहाँ जहाँ वो निगरान वज़ीर आला की तख्तियाँ उतरवा के लगाना चाहती है वहाँ भी लगा लें, लेकिन फैसिलिटी दें। लाहौरियों को फैसिलिटी दें। लाहौरियों को दम घुट रहा है, एक तो स्मोक की वजह से, दूसरा ये पब्लिक एंटिटीज ना होने की वजह, यूटिलिटीज ना होने की वजह। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो सिचुएशन हम भुगत रहे हैं, ट्रैफिक इतनी ज्यादा, धुआं इतना ज्यादा, सब लोग और आप देखें खोकर साहब इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। ये आपको सांस के मसाइल, खांसी, आपको छींकें, आपको नज़ला जुकाम, ये उसकी इफेक्टिवनेस है। हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। सो हम चल रहे हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आएंगे जी अपनी अगली खबर की तरफ। आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक। और बहुत अफसोस के साथ आज मेरे ख्याल से मुसलसल ये तीसरा दिन है कि अस्पतालों से खबर ये आ रही है कि MRI CT स्कैन ख़राब पड़ी हैं। बड़े अस्पताल हैं शहर के 3 जिसमें MRI मशीनें ख़राब हैं और इलाज मुआवजा मुतासर है। चिल्ड्रन अस्पताल में नन्हे मरीज़ MRI ना होने की वजह से परेशान हैं। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जनरल अस्पताल, यहाँ पर कितना रश होता है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग आते होंगे और वापस जाते होंगे। रोज़ाना जाहिद साहब ये खबरें दे रहे हैं, कभी म्यो में, कभी सर्विसेज में। खोकर साहब कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, ये जो डॉक्टर है ना, असल में जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं इन डिपार्टमेंट के जहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, ये प्राइवेट लैब के साथ मिले होते हैं और वहाँ पर लिख कर भेजते हैं कि फलां लेबॉर्ट्री से जाकर अपना टेस्ट कराएं, उससे फिर ये कमीशन इनको मिलता है। इस वाले से ये खुद जानबूझकर ये मशीनें ठीक नहीं कराते, वरना अस्पताल के MS के पास इतना बजट होता है कि वो अगर बजट ना भी हो तो किसी को भी फ़ोन करे MS शहर के मुखिर हजरात को कि मेरी ये मशीन ठीक करा दो, दुखी इंसानियत का मसला है, तो वो बंदा खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई मसला नहीं, लोग देने के लिए तैयार है पैसे। मशीनें खराब होने की नौबत क्यों आती है? कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, SOPs होते हैं कि आपने मशीनों की मेंटेनेंस टाइम पे करानी है, उनकी हिफाजत कर। बिल्कुल, वो तो MS की जिम्मेदारी है ना, वो होनी चाहिए। और उस हवाले से अमला, टेक्निकल अमला मौजूद होता है जो मशीनों की मेंटेनेंस के लिए मौजूद होता है, सारा इक्विपमेंट भी मौजूद होता है, मशीनरी भी मौजूद होती है, बजट भी मंजूर होता है। लेकिन ये जो असल में सरकारी अस्पतालों को जानबूझकर जो डॉक्टर जो है प्रोफेसर डॉक्टर या MS साहबा तवज्जो नहीं देते, और ताकि मरीज प्राइवेट इदारों में जाएँ, अपने प्राइवेट क्लिनिक पर जाएँ, जिसकी वजह से ये मसला होता है। जी बिल्कुल, आप इनकी प्राइवेट क्लिनिक्स पे कोई फैसिलिटीज़ देखें, कोई आपको कभी कोई ऐसी आउट ऑफ ऑर्डर या कोई ऐसी खराब नजर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आपको प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये होता है ना, माले मुफ्त दिले रहन, नहीं, वो कुछ उनकी अपनी भी होती है। देखें, विल अगर हो आपकी तो आप उसको अच्छे तरीके से भी चलाते हैं। आप अपने वार्ड्स को ऑन करते हैं, अपने वार्ड्स को, अपनी जो भी आपके एंटिटीज होती हैं उसको ऑन करके आप उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं। लेकिन जब आपके मीन्स ही ना हो, आप उसको एक मेहमान सराय की तरह तो ये ना तमाम अस्पतालों में एक साथ ही मशीनें खराब होनी थी। नहीं, तवज्जो की बात है ना, सरकार की तवज्जो की बात है। सरकार अगर तवज्जो लेगी कैसे खराब हो सकती है? मुझे बताएं कि यही वो MRI मशीनें थी। हेल्थ डिपार्टमेंट, बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब से अगर इन्होंने बजट मांगा है इन चीज़ों को ठीक कराने के लिए और नहीं दिया तो फिर भी बात समझ आती है। फिर भी अगर हम कहते हैं कि जो ठीक है डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं, उनको तो पैसे ही नहीं दिए जा रहे। लेकिन खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि MS का तो अपना इतना बजट होता है ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कि वो छोटे मोटे काम ये करवा सकता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें आप वेलफेयर एसोसिएशंस बनी होती हैं, बहुत सारे वार्ड्स को वो बहुत सपोर्ट कर रही होती हैं, आप उनके ज़रिए भी इन चीज़ों को करवा सकते हैं एमरजेंसी तौर पे, फौरी तौर पे। और अगर हेल्थ मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देते, दोनों में एक की बात नहीं कर रहा, दोनों अगर तवज्जो नहीं देते और वज़ीर आला तक इस मामले को नहीं लेके जाते और वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आला पर जाती। बाहर से MRI कराएं तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं। जी बिल्कुल, महंगे पैसे लगते हैं, बाहर से खर्चा काफ़ी आता है, जबकि अस्पताल में सस्ती MRI होती है। हुकूमत ने अस्पताल बनाए किस लिए कि आवाम को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनकी मशीनें भी ठीक है। सेक्रेटरी सेहत क्या फॉलोअप नहीं लेते हैं अस्पताल? जी बिल्कुल, अस्पतालों का सेक्रेटरी सेहत को फॉलोअप लेना चाहिए। इस हवाले से अगर नहीं लेते तो ज़रूर लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं तो समझता हूँ अगर किसी अस्पताल की जो कोई मशीन ख़राब है तो उसका जिम्मेदार उस अस्पताल का MS होता है बस। और MS के पास इतना बजट मौजूद होता है कि वो
मशीनें फौरन तो ठीक करा सकता है, उसके पास बजट मौजूद होता है और कोई इसको मसला नहीं होता। और अगर हुकूमत बजट ना भी दे तो कोई बात नहीं, मुखैर हज़रात मौजूद है देने के लिए, आप टेलीफोन करें किसी को मशीन ठीक करा दें। गुज़िश्ता दिनों सीएम साहिबा ने पीआईसी का दौरा किया, पास ही सर्विसेज था। मुझे याद है बुध का दिन था, हम प्रोग्राम से उठे तो 12 बजे ये खबर आ गई कि वज़ीर आला पहुंच गए और उसी दिन हम ये प्रोग्राम में कह रहे थे कि वज़ीर आला अस्पतालों में क्यों नहीं जाती, वो जाके क्यों नहीं देखती, और अगर वो जाके हमारी ये खबरों की तस्दीक कर ले मौके पे तो एक दिन हमें भी झूठा कर देना, कह दे कि नहीं आप लोग झूठ बोलते हो। ठीक है, अब आपने ये खबर दी है शहर में 3 बड़े अस्पताल में, आप किसी एमएस को बुला के या मनवा के दिखा लें, ठीक है, मैं आपको ना सलूट करूंगा खड़े होकर। आप किसी प्रोफेसर डॉक्टर को, किसी सीनियर लेवल के डॉक्टर को, एमएस को आप यहाँ पे सिर्फ ये मनवा लें कि यार ठीक है थोड़ा बहुत हमारी तरफ से कोताही हो सकती है। ठीक, ये प्रॉब्लम यही है कि नौकरियां बचा बचा के उन्होंने आवाम की लाशों पे, उनकी कब्रों पे आपने नौकरियां बचानी है। आप खुदा खौफी करें कि अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ्त मिसाई जो होती है वो आपके हाथ में दी है, आप इस मिसाई को मतलब कि दूर तो आप ज़ाया तो ना करें ना, आप ये सिर्फ सोचें कि ये सिर्फ जो है अल्लाह ताला ने अपने बाद किसी की जान बचाने के लिए जो एफर्ट आपको एक अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है, आखिर आपने इसका भी जवाब देना है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, हर बंदा ये सोचता है कि आप मर गई हैं तो मैंने नहीं मरना। बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ पे जब ये सिस्टम चलना शुरू हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। सरकारी अस्पतालों को जितना ज़्यादा अपग्रेड किया गया, जितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया, जितनी मशीनरीज अपग्रेड की गई, इस वक्त बुरा हाल है। इस वक्त ना उसको कोई देखने वाला है, ना जो काम छोटे मोटे रह गए थे मुकम्मल करने वाला है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देखें, अभी तक वैसे का वैसे पड़ा है। आप दीगर अस्पतालों में जाके देखें, जो काम जहां छोड़ के गए थे वैसे पड़े हैं। अब सेक्रेटरी हेल्थ भी आपने चेंज करके देखी है। निगरान सेटअप के जाने के बाद किस अस्पताल में क्या बेहतरी आई है, सिर्फ ये बता दें, बाकी बातें अपनी जगह। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। रहिए। खुश आमदीद। खबर यह है जी, रूडा का इंसदाद स्मॉग नाइट ऑपरेशन, 2 फैक्ट्रियां सील की गई हैं। कवायद की खिलाफ वर्जी पर जेपी स्टील और अली हिजवेरी इंडस्ट्री को सरबमोहर किया गया है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। रूडा हुकाम का ये कहना है पूरे शहर में बाय द वे 0 टॉलरेंस ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल, 0 टॉलरेंस तो होनी चाहिए। और रूडा का जो मनसूबा है इसमें ख़ास तौर पर जो जर्नलिस्टों को कोटा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है। और इनको चाहिए रूडा को कि जर्नलिस्टों के साथ जो वादा किया गया था और जर्नलिस्टों को जो 5-5 मरले के प्लाट देने का जो वादा किया है वो जल्द अज जल्द अपना पूरा अदा करे। और उसके लिए अगर कुरादाजी करने की ज़रूरत है तो कुरादाजी करें, कुरादाजी करें, क्योंकि रूडा ने वादा किया हुआ है जर्नलिस्टों के साथ। और अब पहले जो निगरान गवर्नमेंट थी उसमें भी कुरादाजी हुई थी और जर्नलिस्टों को प्लाट दिए गए थे। बाद में मसला जो है तत्तल का शिकार हो गया था, लेकिन आप दोबारा बहाल किया जाए। बुखारी साहिबा से भी रिक्वेस्ट कर दें, मामला उन्होंने नहीं, वो रिक्वेस्ट से बात आगे चलेगी। अब आगे चलेगी, बिल्कुल सही। वो कहती है मैं तो अब आपको वजीर बन के दिखाऊंगी, अब वो रिक्वेस्ट वाली बात नहीं। अब तो उन्होंने वैसे इस तरह करके कह दिया, बाकी सही बात है। अच्छा, वैसे मैंने खबर कुछ और की थी, खोकर साहब ने अपने हकूक की जंग लड़ना शुरू कर, अच्छी बात है, लेकिन ये आपको आवाज उठानी चाहिए। वो तो उनके ज़हन में देखें, किसी भी साफी है जो डिप्राइव है, जिसका अपना घर नहीं है, उसके ज़हन में तो ये चीज़ हमेशा चलती है। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात है कि रूडा को मैंने एक चीज़ नोट की है, आपने कभी इससे पहले ये नहीं देखा कि रिंग रोड के तरफ में या आपको शुमाली लाहौर के तरफ में जो ये स्टील मिले हैं, जो गैर कानूनी मिले हैं, ये जो सारा जब अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उस पर जो धुआं जो एक काला आसमान बनाती हैं उस पर कोई एक्शन लिया हो। ये बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि इन फैक्ट्रियों पे, इन मिलों पे कोई एक्शन होने जा रहा है। असल में उनके आगे सब बेबस होते हैं ना? बेबस नहीं होते, मैनेज सिस्टम है आपका। आपकी जो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ज़िला इंतजामिया, मैं ओपन नहीं कह रहा हूँ, मैनेज्ड है। क्या इन्होंने आज तक ऑपरेशन किया? मैं तो इतने साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ, ये ऑपरेशन नहीं करते। और अब अगर रूडा ने ऑपरेशन किया है तो उन्होंने इन फैक्ट्रीज के खिलाफ, जब इनको थोड़ा एहसास होगा, थोड़ा सा पता लगेगा कि ये लाहौर शहर की फ़िज़ा को आलूदा करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। और ये इतना मतलब कि मुझे लोग फ़ोन करके क्या करते थे कि हमारे घर जो उस तरफ हैं वो काले हो जाते हैं, ऐसे ही कपड़े डालते हैं बाहर वो काले हो जाते हैं, दीवारें जो है वो काली हो चुकी हैं। इन स्टील मिलों ने बेड़ा गर्क कर दिया है और ये टोटली अब जो है ना वो इलीगल के ज़माने में आ गए। शुक्र है रूडा ने हुदूद अपनी संभाली है इसी तरह और अब कमान बाकी दारे जिम्मेदारी से करें ना, तो ये जो स्मोक का रोना हम रो रहे हैं, मेरे 16 साल के रिकॉर्ड में तो आज तक नहीं जिम्मेदारी निभाई। अब अगर रूडा ने शुरू की है, लेकिन वो भी तो बेचारे अपनी हदूद तक महदूद है ना, बाकी शहर का कौन सोचेगा? उनकी जो हदूद है वहां तक वो काम कर रहे हैं और उन्होंने एक्टिवली काम किया, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बल्कि हम ही आए रोज
वो तमाम एक्सरसाइजेज जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जो LDA की होनी चाहिए, जो अथॉरिटीज की होनी चाहिए, ये भी तो नाइट में ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको निभाता देख रहा हूँ। और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर हमारे कहने से, दो लफ्ज बोलने से किसी इदारे का हौसला बढ़ता है तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल। या तो आपने रोज ये प्रैक्टिस देखी हो, मैंने तो रात की शाम के बाद किसी अफसर को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। नहीं जी, ये निकलते नहीं है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तो खबरों तक होता है जी, इतने भट्टे सील कर दिए, ये कर दिया। शहर में स्मोक के क्या हालात हैं वो आपके सामने है। बाकी रूडा की तरफ से जो काविशें की जा रही हैं उसको हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अच्छा जी, सरकारी ज़रिए अराजी पर गंदम की काश्त लाजमी करार, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा ज़राअत को हुक्म दिया है कि जो सरकारी अराजी है वहाँ पर गंदम जो लाजमी तौर पर काश्त की जाए, क्योंकि गंदम की जो शार्टेज है मुल्क में, इस हवाले से गंदम की आटे की शार्टेज जो है उसको पूरा करने के लिए और गंदम का जो टारगेट है काश्त करने का वो पूरा करने के लिए ये इकदाम किया गया है। और क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर यह होता है कि गंदम काश्त नहीं की जाती, दूसरी फसलें हुकूमत काश्त कर लेती है। अब हुकूमत ने यह भी कहा कि सरकारी ज़मीन से हटकर जो प्राइवेट है वो भी अपने लोगों को, किसानों को जो है वो इस पर माइल कन्विंस किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करे। और इस हवाले से लेकिन मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि अगर हुकूमत ने ये काम कारी लिया है कि सरकारी ज़मीनों पर गंदम की काश्त का और किसानों को कह रही है तो गंदम का फिर रेट भी बढ़ाए। गंदम का रेट जो है ना बड़ा तो कम है। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब की इस पॉलिसी से खिलाफ इसलिए करूंगा कि आपको याद होगा गंदम स्कैंडल आया, गंदम बाहर से मंगवाई गई, आपकी अपनी गंदम रेडी थी, तो आपने किसानों के साथ क्या सलूक किया? किसान भी चाहते रुल गए, उनकी गंदम बाहर पड़ी रही, बारिशों में रुल गई, कीड़े पड़ गए, गंदम जाया होगी, कौन गंदम लगाएगा मुझे बताए ना। अब आप ये वादा करें, आप उनको एश्योरिटी दें कि हम गंदम बाहर से नहीं लेंगे। पहले हम अपनी गंदम 100% परचेज करेंगे, 100% परचेज करके अपने गोदाम भरेंगे, फिर हम बाहर से जो डेफिसिट होगा मंगवाएंगे। मैं आपको याद है एक प्रोग्राम में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था कि हुकूमत को बेशक औने पौने दामों, बेशक कर्ज उठा के इनकी बेचारों की गंदम खरीद लेनी चाहिए, आगे ये गंदम काश्त नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप सरकारी ज़मीनें दें, अब आप जो मर्जी करें, अब एक जब उसकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया किसान का, वो नहीं करेगा। यही आप चावल के साथ सलूक कर रहे हैं। उनका कौन पुरसाने वाला है जो पहले सलूक उनके साथ हुआ। अब आप इनको मरीम की हुकूमत, मरीम साहिबा की नहीं आई थी तो हम यही कह रहे थे कि मरीम साहिबा को चाहिए कि फौरी तौर पर तमाम किसानों से गंदम खरीद लें और पास्को या बाकी महकमों को रिक्वेस्ट करें कि जी आप चाहे लोन लें, चाहे जैसे मर्जी है, हमें ये गंदम उठवा दें। क्योंकि अगर आपने इनका गंदम खरीद के कॉन्फिडेंस बहाल नहीं किया तो ये गंदम दोबारा काश्त नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट स्टेज पे आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, अब इनको तरले भी करेगी, फैसिलिटेट भी करेगी, उसके बाद डंडे चलाएगी ना। अब तीसरा फैक्टर आता है डंडे चलाएगी कि अब आपने जबरदस्ती ये काम किया कि जिसमें आपने लाखों रुपए का एक किसान ने कर्जा उठा के धोखा खाया है, अब वो लाजमी वही काम करे। आप दवाइयों वाले के मकरूज, बीज वाले के मकरूज, अपने लेबर के मकरूज, हर चीज के मकरूज हो गए। आपको कह रहे हैं दोबारा वो फसल लगा ले, भाई उनको श्योरिटी दें, रेट लॉक करें, मिनिमम रेट लॉक करें कि हम इस रेट पे हर सूरत गंदम उठाएंगे। अगर इससे ऊपर जाता है तो वो आपकी गुड लक है, लेकिन हमारे तरफ से ये तय है कि हमने इस रेट पे ले रहे हैं जो पिछले साल का रेट है। जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि यार मेरी कॉस्ट पूरी हो रही है, चलो मुझे मुनाफा ना भी हुआ, मेरे घर के दाने बच जाएंगे और मेरी जो गंदम की कॉस्ट है वो निकल जाएगी, तो मैं क्यों ना काश्त करूंगा। ये पॉलिसी देने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। नजर आए कि हमें भी कोई फायदा मिल रहा है, आप बजाय ये कहने के लाजमी करार दिया गया है, कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि हमारे किसान भाइयों को लगे कि उनका भी कोई फायदा है, सरकार को भी फायदा पहुंचे, उनको भी पहुंचे। वरना उनकी लेकिन गंदम की कीमत जो है वो भी बढ़ाई जाए, वो बड़ी थोड़ी है, वरना उनकी जमीनों में जो तो बन जाएंगी। गंदम की जो उनको फायदा होगा, यूरिया जो है, यूरिया खाद और DAP खाद की कीमत बहुत ज्यादा है और ब्लैक में यूरिया खाद और DAP खाद जो है ना मिलती है, और वो नहीं मिलती। ट्यूबवेल का पानी बहुत महंगा है और ट्यूबवेल के बिजली के बिल देखे कितने 2 लाख, किसी का लाख का, किसी का 4 लाख आता है। चलिए ये तमाम चीजें एतमाद में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो चाहते हैं कि लाजमी जो है वो सरकारी अराजी का इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, आप हेडलाइंस जानिए, फिर आएंगे हम शो में, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम आज का बहुत अहम है और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी सेहत का ख्याल रखें, आपको मैक्सिमम इन्फॉर्म करते रहें, चीज़ें याद दिलाते रहें, बताते रहें रिस्क फैक्टर क्या है, आपने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़, अपनी सेहत की हिफाजत कैसे करनी है, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अहम हैं जो आपकी सेहत के साथ जुड़ी हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं खाना पीना ज़िंदगी है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कम खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक होगा
दिल के हवाले से, दिल हमारे जिस्म का कितना हिमजोश है, और अगर दिल का काम ख़राब हो जाए तो फिर क्या ख़राब हो जाता है। वैसे तो अगर दूसरे वाले दिल की भी बात कर ले, जिसको हम कहते हैं कि दूसरे दिल के मामला है वो भी ख़राब हो जाए तो सब खराब ही हो जाता है। खैर, लेकिन अमराज़ कल्ब बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे नौजवान इसका शिकार होते जा रहे हैं। वजूहात इसकी डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने एहतियात क्या करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमराज़ कल्ब की वजूहात बन सकती हैं। फिर इसके बाद अलमिया ये है कि आप दिल के मर्ज़ में जो है वो मुब्तला होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। तो होता क्या है कि जी एकदम से हार्ट अटैक हुआ, आप मरीज़ को लेके गए। सो कुछ साइंस सिम्टम्स भी, कुछ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको करना है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जी मैं तारुफ कराना चाहूँगी, कार्डियोवास्कुलर सर्जन हैं मियां हॉस्पिटल के डॉक्टर अताउल्लाह खान नियाजी साहब। उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया सिटी 42। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वजूहात मुझे सिर्फ ये बता दें, हर दूसरा बंदा आज पता चल रहा है, एज भी ज़्यादा नहीं है, दिल का मर्ज़ लाहक है, क्या वजह है इसकी? तो दिल की बीमारी की इम्पोर्टेंस और इसकी वजूहात हम सब के लिए जानना बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पता चलूँ कि दुनिया में 2 करोड़ अमवात ऐसे हैं जो दिल की बीमारी की वजह से सालाना होती हैं, और पाकिस्तान में ये नंबर 2 से 2.5 लाख सालाना है। एक नेशनल हार्ट सर्वे हुआ था जिसमें ये बात एविडेंट हुई थी कि पाकिस्तान में हर घंटे में 46 अमवात ऐसी हैं जो दिल की बीमारी से होती हैं। तो आप ये देखें कि ये एक बहुत ही खौफनाक नंबर है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पूरी नंबर्स को बताने में कि इनमें से 80% अमवात ऐसी हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि क्या ऐसी वजूहात हैं जो दिल की बीमारी इसकी वजह से होती हैं। तो ये 2 किस्म के फैक्टर होते हैं, 2 किस्म की वजूहात। माजरत, हम वजूहात की तरफ जाएंगे। दिल का रोल इंसानी जिस्म में क्या है, उस पर रोशनी डाल दे पहले। दिल एक पंप होता है जो आपको फेफड़ों में खून डाल के उससे ऑक्सीजन की सप्लाई दिला के वो पूरे जिस्म में वो पंप हो जाता है, जैसे पानी का पंप होता है वैसे होता है। सही। सो ये आपके मतलब आपकी जिंदगी का दारोमदार है। एग्जैक्टली सही हो गया। अब आ जाए रीजन क्या है। अच्छा, तो 2 किस्म की वजूहात होती हैं। एक ऐसी वजूहात है इनको नॉन मॉडिफाइड फैक्टर कहा जाता है, कि ऐसी कुछ वजूहात है जिनको हम ना इम्प्रूव कर सकते हैं ना बेहतर कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ होती है जेनेटिक, कि आपके अगर वालिदैन में से 60 साल की उम्र से पहले किसी को दिल की तकलीफ हुई है तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी दिल की तकलीफ होनी है, उसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा है कि मर्दों में ये दिल की बीमारी ख़वातीन से ज़्यादा होती है, इसको भी आप बदल नहीं सकते। तीसरी चीज़ है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे पाकिस्तान में जो एवरेज एज है एक मर्द की वो 45 से 55 साल है दिल की बीमारी होने की, तो इसको अभी आप नहीं बदल सकते। ख़वातीन में यही एवरेज 55 है। पहले एक सोच होती थी कि ख़वातीन में दिल की बीमारी कम होती है, ज़्यादा एज में होती है, जैसे 55 साल में नहीं 65 ईयर में होती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शुगर की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि अब ये बीमारी ख़वातीन में 55 ईयर की एज में होती है। और ये वो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर हैं जिनको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मॉडिफाइड फैक्टर, कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है कि ब्लड प्रेशर। आप में पाकिस्तान की 17 से 21% जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनको ब्लड प्रेशर है। ये बहुत बड़ा नंबर है, यानी हर 3 में से 1 बंदे को ब्लड प्रेशर है अडल्ट पॉपुलेशन में। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नहीं है। अगर आपको 120 या बटा 80 से ज़्यादा आपकी रीडिंग आ रही है तो आपको उसके लिए प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वॉक और प्रॉपर मेडिकेशन से उसको ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा आजकल हमारे, जैसे आपने जवानों की बात की कि एक शीशा स्मोकिंग सबसे बड़ा एलिमेंट आ चुका है कि पाकिस्तान में जो यंगर पॉपुलेशन है 11% पॉपुलेशन में स्मोकिंग की ये बुरी आदत आ चुकी है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है शीशा का कि लोग समझते हैं कि ये लेस हार्मफुल है, तो मैं आपको आपकी चैनल से वसात से बताता चलूँ कि शीशा में लेड, निकोटीन, ये ज़्यादा लेड, निकोटीन और टार ये 20% ज़्यादा है एक नॉर्मल स्मोकिंग। ई सिगरेट भी कहते हैं लेस हार्मफुल है जी। ई सिगरेट जो इस्तेमाल आजकल नौजवान इसमें मैम लेड, निकोटीन और टार ये 20% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिगरेट। और हमारे पास जितने भी यंगर पॉपुलेशन से पेशेंट आए थे, ऐसे पेशेंट
जिनकी उम्र 30 से 35 साल थी, उन सब में एक रिस्क फैक्टर था, उस रिस्क फैक्टर था स्मोकिंग, शीशा स्मोकिंग का। तो अनफॉर्चुनेटली हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस चीज़ को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी वजूहात जो आजकल पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है वो शुगर है, डायबिटीज़। पाकिस्तान दुनिया में, पूरी दुनिया में मैडम ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको शुगर है, लेकिन पाकिस्तान और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हमारे हैं, इनमें ये नंबर 15% है। यानी 24 करोड़ की आबादी में से 3-3.25 करोड़ को डायबिटीज़ है। और मैम ये नंबर आपके एक रिसर्च हुई है, उसमें ये साबित की गई है कि ये नंबर जो 15% है, ये अगले 10 सालों में 300% होने वाला है। आप इमेजिन करें। और ये शुगर एक डायरेक्टली भी दिल को इफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली भी करती है। डायरेक्टली ऐसे करती है कि दिल की नालियों को उसमें वो तंगी लाती है, इनडायरेक्टली ये करती है वो दिमाग को भी डैमेज करती है, गुर्दों को भी डैमेज करती है, खून की जो टांग की शरानें उनको भी डैमेज करती है। तो एक कट ऑफ वैल्यू है कि अगर आप फास्टिंग में, जैसे फास्टिंग में आपकी 130 से नीचे होनी चाहिए ब्लड शुगर, और अगर आप 2 घंटे फास्टिंग के बाद करें तो 170 से नीचे होनी चाहिए। तो अगर हमें शुगर है, जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास एक मेल है जिसकी एज, जो हम अब बात कर रहे हैं कि नॉन मॉडिफाइड फैक्टर की, एक मेल था जिसकी एज 55 ईयर थी, जिसकी फैमिली इसकी पॉजिटिव थी, अगर उसको ब्लड प्रेशर था तो उसको उसकी दवाई खानी है। अगर उसको वो स्मोकर है तो स्मोकिंग रोकनी है। अगर वो डायबिटिक है तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉपर मेडिकेशन खानी है। जो और ये अच्छा, डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी वजह है और दिल की बीमारियों की, वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा मोटापा है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो थी, जो रेगुलेट करती है, उनका एक लोगो था, स्लोगन था 2-3 साल पहले। वो स्लोगन था वॉच योर वेस्ट, कि अपनी कमर पे आप नज़र रखें। कमर से नज़र रखने का ये मुराद है कि अगर एक खातून है, उनकी अगर वेस्ट 32 से ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं शुगर और दिल की बीमारी होने की। और अगर ये मर्द है और उसकी वेस्ट 40 से ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं। यानी हम ये कहें कि ओबेसिटी भी एक रीज़न है दिल की बीमारी होने की, उसको भी आपको कंट्रोल करना है। नॉर्मली लोग दिल के मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। कुछ सिम्टम्स डिस्कस करना चाहेंगे आप? एग्जैक्टली कुछ कॉमन जो हम लोगों में, कि दिल का जो दर्द है वो चुभन नहीं है, वो जलन नहीं है, ठीक है, वो दबाव की तरह दर्द होता है। अगर आप अगेन मैं हर चीज़ को वहीं रेगुलेट करूँगा कि अगर एक फीमेल है 55 साल की, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और उसको कोई भी छाती में दर्द हो रहा है तो उसको ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिस बंदे में ये मॉडिफाइड और नॉन मॉडिफाइड फ्रैक्चर होंगे, उस बंदे को हमेशा एहतियात से करना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बड़ा आम सी इन्वेस्टिगेशन से शुरू हम करते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बेसिक ईसीजी होती है, कार्डियोग्राम होता है, दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, और एक थैलियम स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं कि वो भी दिल का सीटी स्कैन होता है। तो इन इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको कोई शक नज़र आता है तो आप फिर इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे, जैसे एंजियोग्राफी है और बाकी प्रोसीडिंग है। तो हमारे लिए, और दूसरी ये एक मेरे बुजुर्गों, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी कि हमारे लिए एक हार्ट पेशेंट के लिए एक 3D इफेक्ट होता है, 3D। द फर्स्ट D इज ड्रिल, द सेकंड D इज ड्रग्स, द थर्ड D इज डाइट। सो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? हमारी डाइट मुर्गन खजाओं से, हमारे यहाँ एक जंक फूड का कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने ना जंक फूड को भी सुपर एडेड कर दिया। अगर हम कहीं जहाँ पे एक बर्गर खाने जाते हैं, खाना खा के खा लेते हैं ना ये चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली अगर हम एक बर्गर लेते हैं तो हम कहते हैं इसमें एडिड चीज़ भी डालें, मायो भी डालें, एडिड। अच्छा, दूसरी ये कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे हमें आना चाहिए, सब्ज़ हरे पत्तों वाली सब्जियों पे हमें आना चाहिए। हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैतून का तेल दिल के लिए अच्छा है, फ़िश ऑयल अच्छा है। हमारे काफ़ी पेशेंट ड्राई फूड के बारे में पूछते हैं, तो अखरोट बहुत अच्छा है, बादाम बहुत अच्छा है। आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए डाइट एक प्रॉपर मुतवाज़न शॉर्ट, जो कहते हैं कि ना आपको छोटे मील लेने चाहिए और फ्रिक्वेंट मील लेने चाहिए। तो ये हो गया पहला D डाइट। दूसरा D हो गया ड्रिल। ड्रिल से ये मुराद है कि अगर आप दिन में एक हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हैं तो आपको 45 मिनट रोज़ाना वॉक करनी है। और अगर आप हफ्ते में 7 दिन वॉक करते हैं तो आपको 30 मिनट
डेली वॉक करनी है, ये आपको इम्पोर्टेंट। और तीसरी है ड्रग्स। ड्रग्स से ये मुराद है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जो क्या एक बात की जाती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है उसको HDL कहा जाता है, हाई डेंसिटी लिपिड, वो 50 से 60 के दरमियान, 70 के दरमियान होना चाहिए। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है। अगर मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपने डायबिटीज़ की दवाई खानी है। लोग इंसुलिन से भी भागते हैं, हालांकि इंसुलिन आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा पहुंचाती है दवाइयात से ज़्यादा। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है उस पर भी आपने वर्कअप करना है। सही। सो ये तो जी रिस्क फैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिए, कौन लोग इसका शिकार हो सकते हैं, लाइफस्टाइल आपको किस तरह से अपना रखना है। अब जो इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं उनको एहतियात क्या करनी है अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करने के लिए? हमें ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 D थे इनको कितने ज़रूरी हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये 3 D हैं, कि मैं टेक्निकल आपको बताता हूँ, इस 3 D को अगर हमें 100% में हम डिवाइड करें तो 33% बन जाते हैं ड्रग्स के, 33% बन जाते हैं ड्रिल के, और 33% बन जाते हैं डाइट के। मेरे पास पेशेंट आता है जी, मैं तो दवाइयाँ बिल्कुल टाइम से खाता हूँ और हर चीज़ खाता हूँ, फिर भी मुझे ये मसला रहता है। मेरे भाई आपने दवाई तो खा ली, लेकिन जो ड्रिल का जो 33% ड्रिल का अनासर था वो आपने पूरा नहीं किया, जो डाइट का अनासर था आपने पूरा नहीं किया। तो आपको ये 100% इस सारी चीज़ों को फॉलो करना है। सही। सो क्या मेडिसिन लेकर और ये जो 3D आपने बताई हैं इन पर अमल कर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं हार्ट पेशेंट होके भी? एग्जैक्टली हम बीमारी को वहीं पे रोक सकते हैं। हम उस बीमारी को, अगर वो बीमारी हो गई है तो उसको हम उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, ताकि जो बीमारी आपको 45 से 50 एज में इतनी हुई है वो अगले आज जाके 70-75 में हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे आपके ऑडियंस के लिए कि दो एहतियात होती है, 2 किस्म की होती है। एक प्राइमरी जो आपको कहते हैं बुनियादी प्रिवेंशन एहतियात, और एक होती है सानवी कि एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो है जो हमारे लिए है, यंगर पॉपुलेशन के लिए, कि हमने बीमारी होने से पहले ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, अपने वेट को कम करना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, जो भी रिस्क फैक्टर हैं आप उसको एग्जैक्टली। और जो ऑलरेडी जिनको बीमारी हो गई है, जिसमें जैसे आपने सवाल किया, तो उसमें फिर हमने इन रिस्क फैक्टरों को एलिमिनेट करके उस चीज़ को आगे लेके चलना। ठीक, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? आई थिंक ये जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रिवेंशन है, जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज, हमेशा आपको ख्याल रखना है बहुत सारी चीज़ों का, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, वॉक एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, कम खाएं, अच्छा खाएं, चाहे बार बार खाएं, अगर आप अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम उन लोगों को थोड़ा सा गाइड करने वाले हैं जो कि जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। जॉब के लिए जब भी आप जाते हैं तो एक बड़ा अहम पहलू होता है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रियां भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपका पास होना, अच्छी तरह से अपेयर होना, तैयारी करके आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना, अपेयरेंस पे काम करना, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जॉब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको तैयारी क्या करनी है। हमारे साथ हसन रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि HR एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो नौजवान जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में उन्हें करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान जो कि बड़े तालीम याफ्ता भी होते हैं, अच्छा पढ़ लिख के अपनी डिग्रियाँ दे के जॉब के लिए जाते हैं, बारहा इंटरव्यू में नाकाम, वजह? बिल्कुल, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ दुरूद पाक, मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। आना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो यूथ है बहुत टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, टेक्निकली पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन जहाँ बात आती है कम्युनिकेशन की, जहाँ बात आती है अंग्रेज़ी की, जहाँ बात आती है अपने आप को सेल करने की इंटरव्यू में, वहाँ हम रह जाते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये है
कि हमें किसी इदारे में ये नहीं सिखाया गया कि इंटरव्यू देना किस तरह से है। अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं सिखाया गया कि इंटरव्यू लेना किस तरह से है। तो वो दोनों तरफ से चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो वजह सबसे बड़ी पहले ये बनती है कि इंटरव्यू से पहले हमने क्या करना है नहीं पता, इंटरव्यू के दरमियान क्या करना है नहीं पता, इंटरव्यू के बाद क्या करना है नहीं पता। आज आप ही के प्लेटफॉर्म से हम ये चीज़ें शेयर करेंगे कि भाई इंटरव्यू से पहले क्या करना है ना। इंटरव्यू से पहले सबसे पहले जो भी हमारे लोग हैं, इवन जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं, जब ये जाते हैं ये इंटरव्यू में रह जाते हैं। भाई इंटरव्यू की कॉल आई है, सबसे पहले एक अच्छा सा CV आप अपना तैयार करें। डेफिनेटली वहाँ पर आपने कोई लिंक्डइन का प्रोफाइल दिया होगा, कोई ऐसी चीज़ दी होगी, अब वो कोई कॉल होगी, लेकिन आपके पास कोई बायोडाटा आपका होना चाहिए। आपको वो कहे या ना कहे कि CV जो है आप लाएं या ना लाएं, लेकिन आपके पास एक पेपर पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। वो CV भी है, वो रेज्यूमे भी है। ये इंटरव्यू से पहले की तैयारी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ड्रेसिंग, आपकी अपीयरेंस। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप नौकरी लेने जा रहे हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, आप तैयार होके नहीं जा रहे। अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं और आपको लगता है वहाँ पे मुझे टाई लगा के जानी चाहिए और आपने कैजुअल लिया हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स कैजुअल ले लेते हैं, मिल जाएगी जी, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अपनी तैयारी नहीं करनी और अपने ऊपर जो है वो अब ले लेना, नहीं यार एफर्ट हम करेंगे। अच्छा, भाई यानी आपकी ड्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है, आपको कलर्स पे भी फोकस करना है, आपको बाकी तो किस तरह के कलर्स होने चाहिए? देखिए मैं तो वैसे तो प्रेफर करता हूँ कि कॉर्पोरेट कलर्स अगर आप जा रहे हैं तो वो पहने, जैसे ब्लू इज़ अ कॉर्पोरेट कलर, आप ज़रा उसमें बेहतरीन नज़र आते हैं। कोई ऐसे रंग बिरंगे कपड़े मत पहने, शादी वाले कोई गरारा, कोई शरारा, कुछ इस तरह से, मतलब वो ऐसी ड्रेसिंग ना करें कि अगला बंदा जो है ना वो कि यार ये इंटरव्यू देने आया है, यहाँ पर पता नहीं शायद कोई मेहंदी पे आया है, कोई बारात पे आया है। तो आपको ना ऑर्गेनाइजेशन का देखना चाहिए कल्चर क्या है। हाँ बिल्कुल, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक आपने अपनी ड्रेसिंग करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है आना, दे आर वेरी रिलीजियस और वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। ठीक है, आपको कॉल आई है, आप वहाँ पर वैसे ही कपड़े पहन के जाएं जो आपको लगता है वहाँ पे कल्चरली फिट है। किसी बैंक में आप जा रहे हैं तो आपने पूरा तैयार होके जाना है, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कौन सा कलर हमने कहाँ यूज़ करना है। अब देखें वो क्या कहते हैं, रेड कलर, डार्क कलर पहन लिया, कुछ ऐसे कलर पहन लिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करते हैं। वैल्यूज़ के साथ साथ उस जो जॉब आपको मिल रही है, जिसके लिए आप जा रहे हैं, उस जॉब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी आप वैसी ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, इंटरव्यू से पहले की बात है। सही, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं आपसे जनरल बातें पूछी जाती हैं। आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में वहाँ ना खानी पड़े? बिल्कुल सही अना, देखें जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना तो एक सवाल करता हूँ अक्सर कैंडिडेट से कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आना यकीन मानिए कोई बंदा 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, हद 40 सेकेंड, इससे आगे बोल ही नहीं सकता। अपने बारे में आपने बताना है कि यार आप क्या हैं। तो मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। यार अगर हम अपने बारे में नहीं बता रहे तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में हमने ये कह दिया कि बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ही नहीं बताना आता, तो जब अपने बारे में बताना है तो बताना क्या है? देखें अपने बारे में, आप ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आपने अपने बारे में क्या बताना है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो ये कहते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, फिर वो कहता है कि अपने बारे में बताएं, आपने अपना नाम, वो सारी चीज़ बताई। अच्छा, नाम आपने तब लेना है जब उसने आपका नाम नहीं लिया। हाँ। आपने फिर नाम लिया, क्योंकि वर्डिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उसने कह दिया कि मिस्टर अहमद, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, आप कहते हैं माय नेम इज़ अहमद, आई हैव डन दिस थिंग्स, तो भाई उसने नाम ले लिया है, अब आप आगे चलें, फिर आप अपने बारे में स्टार्ट करें। अच्छा, मज़े की बात क्या है, CV में
बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उसके सामने पड़ी हैं। वो ये देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से लफ्ज़ों की आप अदायगी करते हैं। सबसे पहले आप अपना बताएं, आप अपनी अचीवमेंट्स का ज़रूर जिक्र करें, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड आपने के अपनी बारे में एजुकेशन बतानी है, अपनी हाँ। अचीवमेंट्स बतानी है, इसके अलावा अपनी फैमिली के बारे में फैमिली के बारे में भी अच्छा। डेफिनेटली। देखिए उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अच्छा हम करते क्या हैं, हम एक सवाल इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, तो आगे उसे कहते हैं जी मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैंने पैसे कमाने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब दिस इज़ द वीकनेस, आप उनको ये शो करेंगे कि आपने अपने आप को सेल करना है। मतलब उसका बेस्ट आंसर ये हो सकता है कि आप उन्हें कहते हैं जी देखिए जी मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिसेंट डिग्री की है और मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अब जॉब स्टार्ट करूँ, पढ़ लिख लिया तो अब जॉब तो जॉब करनी है। स्टार्ट करूँ, तो ये सारी चीज़ें करूँ। तो आप जिस तरह की वर्डिंग बोलेंगे अगला फिर वैसे ही परसीव कर रहा होगा। ये एक्सपीरियंस लोग भी करते हैं और जो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यही चीज़ें कर रहे होते हैं। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब हम इंटरव्यू करते हैं, सबसे बड़ा डायलेमा हम कहते हैं कि यार अंग्रेज़ी ही सब कुछ है। यार इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, ठीक है आप अंग्रेज़ी सारी बोलें, चीज़ें हों, हमारी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी अंग्रेज़ी हम ज़रूर सीखें कि हम चीज़ों को समझ सकें और जो भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी है वो हम बोल सकें और कम से कम हम से इस कॉन्वर्जेसन से जो है हम नौकरी हासिल कर सकें। कोई नहीं, business बेहतर नहीं opportunity। कि खराब अंग्रेजी बोलने से बेहतर है आप कम बोल लें या आप उर्दू में ही बात कर लें, आपका इमेज तो नहीं ना खराब लेकिन जाएगा। देखिए अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करेंगे तो वो तो उर्दू शायद उसको ना Obviously वो आती हो, understand ही तो नहीं वो आप उसके साथ आपने जब कम्युनिकेशन फिर उस करनी तरह की नौकरी के लिए आप अप्लाई ना बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप अप्लाई करें तो फिर आप तैयारी करें। हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी है, मैं बारहा अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। मैंने एक जगह पे एक इंटरव्यू कर रहा था तो दो दोस्त आ गए यूनिवर्सिटी से। अच्छा एक दोस्त जो था ना बड़ा प्रेशर उसने लिया हुआ, बड़ा आना कि मैं जी आज इंटरव्यू है, बड़ा मैं प्रेशर और ये सारी चीज़ें। एक जो लड़का था ना वो बड़ा नॉर्मल था, बिल्कुल ही मतलब बैठा हुआ है कोई नहीं। तो अब वो एक जब वो आया प्रेशर जिसने लिया हुआ था इंटरव्यू में, तो वो लड़के ने जो मेरा सब ऑर्डिनेटर उसने मुझे कहा कि सर ये तो हमने उसको फेल कर दिया, लड़के को परफॉर्म ही नहीं कर सका। हमने उसे कहा यार तुम अपने बारे में बताओ, नहीं बता सका तो ख़त्म हो गया। जो दूसरा उसके साथ लड़का आया हुआ था ना, मेरे सब ऑर्डिनेटर ने कहा सर ये मुझे लगता है कि अच्छा लड़का है, तो हमने उसको बुलाया। तो उसने हमने क्वेश्चन पूछे, उससे सारी चीज़ें पूछी। तो उसने कहा कि सर देखें बात ये हमने उससे पूछा कि यार ये तुम्हारा कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉजिटिव और ये वो, और जो तुम्हारा दोस्त है कहता है सर ये सारी रात सोया ही नहीं, ये तैयारी ही करता रहा। इतना प्रेशर हम कई दफ़ा ले लेते हैं। बता दें इंटरव्यू में आपने बस सवालों का जवाब ही देना है कि आप भी कुछ पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन अब हम पूछते क्या है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये पूछते हैं आप हमें कितने पैसे देंगे, हमारा ये सवाल होता है। अच्छा भाई आपको पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, नहीं, वैसे ये तो राइट है। नहीं राइट है, राइट है। मतलब आपकी जॉब कंफर्म हो जाए, आप यही ना पूछे आपको कितने पैसे। ना 100% आप ठीक करिए, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के बारे में पूछ सकते हैं, आप उस रोल के बारे में पूछ सकते हैं कि यार देखें इस रोल का आगे क्या स्कोप है, किस तरह मेरे में बेहतरी ला सकती है। पैसे तो आपको मिलने हैं, उन्होंने आपको वो तो नहीं रखना, लेकिन आप इंटरव्यू में ही ये पूछ लेंगे कि जी देखिए जी मैं आया हूँ और मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं काम नहीं करूँगा। और आजकल ये जनरेशन जी का बड़ा मसला है। इंटरव्यू में ये भी पूछना है कि मेरी जॉब कंफर्म हो गई है या नहीं, क्योंकि आपको तो बाद में नॉर्मली कॉल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें देखें इंटरव्यू में जब आप उस टाइम पूछ लेंगे ना तो वो तो उस टाइम नहीं आपको बताएंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है जो कॉर्पोरेट में बड़ा फेमस है ना, वी विल गेट बैक टू यू। जो ये कहता है ना दे नेवर गेट बैक, दे नेवर एवर गेट बैक। उसकी रीज़न ये है कि वो एक वो होती है, गोली होती है कि हम आपको बताएंगे, रिवायती जुमले तो वो हाँ वो है। लेकिन देखें उस टाइम वो आपको, और ये मुनासिब भी नहीं है कि आप उनको उसी टाइम इंटरव्यू के एंड में पूछ लें कि जी मुझे बताएं मेरी जॉब हुई या नहीं हुई। आप जाएं और उसके बाद उनसे एक थैंक्स ईमेल आप उनके साथ करें, थैंक्स नोट करें कि जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आपकी मेहरबानी है, आपने जो है बताना। तो वो कुछ टाइम फ्रेम है हमारे यहाँ, क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इंटरव्यू मैं रूम से बाहर निकला हूँ ना तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आ जाए। ऐसे नहीं होता, प्रोसीजर्स होते हैं, लंबे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये चाहिए ना कि वो जब कोई कैंडिडेट जाए उसको वो बताएं, चाहे वो सिलेक्ट है या वो रिजेक्ट है। एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, जब इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले जब हम इंटरव्यू वाली जगह पे पहुंचते हैं, वो जो वेटिंग का जो टाइम है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वो कैमरास लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको वो देख रहे हैं कि आप उस टाइम क्या कर रहे हैं,
तो वो टाइम है। अच्छा, आपको भी डर लग रहा है कि यार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कहीं मुझे कोई फांसी ना हो जाए। नहीं, एक्चुअली तो कुछ लोगों को मैंने ये भी करते देखा, अच्छा आपसे पहले जो इंटरव्यू दे के आना है उससे पूछने शुरू हो जाते हैं, आपसे हाँ, क्या पूछा था भाई, आपसे ये पूछा था, ये पूछा था, ये पूछा, अपने माइंड में आप वो तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में वो होता है कि हमें एग्जाइटी होती है, हार्ट बीट हमारी तेज़ हो रही होती है, हमें डर लग रहा होता है कि यार अंदर जाके क्या होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। उस टाइम मैं अक्सर अपने जितने भी हमारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, दुरूद पाक का जिक्र करें, 100% करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। वैसे तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा करें। वो जो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है ना, लिटरली वो आप में पावर भर देती है। इसलिए मैं हर जगह मैं जाता हूँ तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार दिस इज़ गोना बी हिट, ये अब बेहतरीन होने वाला है, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज आपकी बेहतरीन हो जानी है, तो आप वो करें। सेकेंड, तैयारी मुकम्मल करें। आप मोबाइल पकड़ें और उसके सामने रोल प्ले करें, एक दोस्त को बिठा लें, उसको इंटरव्यू बनाएं। आप ओवरऑल मैं आपकी बातों से ये अंदाजा लगा रही हूँ, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल और वेल मैनर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। साथ साथ वक्त की अहमियत को भी ज़रूर समझे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। परेशान हैं, पूरा हफ्ता काम करके थक गए हैं, डिप्रेशन में है, ये मूवी देखें, सब ठीक हो जाएगा। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।